चलो बच्चे, हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल प्रोटिक reagents in unsaturated compounds। हम ये अच्छे से जानते हैं, हम पढ़ के रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने पहले भी बताया था, इसको कई लोग ADE रिएक्शंस भी बोलते हैं, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक, और यहां फिर सिंपली EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बेटा यहां प्रोटिक रिएजेंट के एडिशन की बात कर रहे हैं, ए प्रोटिक की हमने पहले बात कर ली है। देखो बेटा, जैसे मान लो मैं इसको पहले शुरुआत करता हूं बाय जनरल मैकेनिज्म, जैसे कि हम अक्सर करते हैं। तो जनरल मैकेनिज्म में मान लो मैंने एक एल्कीन ले लिया, ठीक है जी, और इसमें मैं HBr के एडिशन कर रहा हूं, HBr के एडिशन कर रहा हूं। तो बेटा ऑब्वियसली एक जगह H लगेगा, दूसरी जगह क्या लगेगा? Br लगेगा, एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज CH3CH2Br, CH3CH2Br। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई। अब इसका जनरल मैकेनिज्म कैसे होता होगा, हाउ दिस रिएक्शन एक्चुअली मूव्स, जनरल मैकेनिज्म। देखो बेटा, इस रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म जो है ये आयनिक मैकेनिज्म होगा। जैसे अभी तक जो हमने एडिशंस की उसमें कौन सा था बेटा? पाई कॉम्प्लेक्स के थ्रू, दैट इज साइक्लिक आयन मैकेनिज्म। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां आयोनिक मैकेनिज्म होगा, आयनिक मैकेनिज्म। अब आयनिक मैकेनिज्म कैसे होगा ध्यान देंगे बेटा लोग। ठीक, हमारे पास सबसे पहले यहां पर HBr है, जैसे यहां HX है, दैट विल ब्रेक अप इनटू H1 पॉजिटिव एंड Br1 नेगेटिव। गॉट इट और नॉट? ठीक, ये पहली क्लीवेज है हमारे पास। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, एंड दिस वन इज अ न्यूक्लियोफाइल। बेटे अगर किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं तो हमेशा फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का किया जाता है। फर्स्ट अटैक किसका किया जाता है? इलेक्ट्रोफाइल का। तो जैसे बेटे हमारे पास यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, मैंने इस पे H पॉजिटिव का अटैक किया, तो H पॉजिटिव जो है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा ना बच्चों, +1 में करवाया है मैंने ये, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, ठीक है जी, और हमारे पास क्या बन जाएगा? वी विल हैव अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। यहां पे क्या बन गया बेटा जी? हमारे पास कार्बोकटायन बन गया, फ्री कार्बोकटायन, जो कि पहले नहीं था। यहां साइक्लिक नहीं बनता है, यहां क्या बनता है? फ्री कार्बोकटायन बनता है। अब ये फ्री कार्बोकटायन अगले HBr मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इससे क्या निकालेगा बेटा? पॉजिटिव है तो क्या निकालेगा? नेगेटिव ना। तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है इसका? Br। तो Br नेगेटिव को अपने साथ जोड़ेगा, CH2Br, और यहां पे बन जाएगा CH3। तो इस तरह से HBr की एडिशन हो गई और बाहर हमारे पास क्या रह गया? H पॉजिटिव। ठीक, HBr में से Br जुड़ गया, H पॉजिटिव रह गया, H पॉजिटिव फिर अटैक करेगा, ऐसे रिएक्शन चलता चला जाएगा। नाउ इसमें दो स्टेप हमारे पास हुए हैं, स्टेप 1 इज दिस एंड स्टेप 2 इज दिस। ठीक, स्टेप 1 इज दिस एंड स्टेप 2 इज दिस। बेटा ये जो स्टेप 1 है ये हमारा इसमें स्लो स्टेप है, जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन इज आवर स्लो स्टेप, इसलिए यही स्टेप RDS होगा। और जितना भी हम आगे पढ़ने जाएंगे रिएक्शन में वो सारा यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, यहीं पे हम पढ़ेंगे सारा कुछ। इसी स्टेप के बारे में पढ़ करके हम इसकी ईज लगा सकेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास रेट डिटरमिनिंग नहीं है पुत्र, ठीक, इसलिए सेकंड स्टेप के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से सारी ईज वगैरह लगाएंगे। तो जनरल मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं? कार्बोकटायन बना कि नहीं? ठीक, क्लियर हो गया। अब अक्सर की तरह हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे बेटा? सबसे पहले हम सबस्ट्रेट पार्ट को शुरू करेंगे। अब देखो बच्चा लोग, जब हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं इस रिएक्शन में, तो सबस्ट्रेट इसमें कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, है ना, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। तो सबस्ट्रेट यहां पे कैसा होना चाहिए? सबस्ट्रेट यहां पे
अनसैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है जी। और वो भी कैसा, जिसमें लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हो ताकि इलेक्ट्रॉन लिए जा सके। यानी इसमें हमारे पास, आपको पहले भी ये क्लियर किया था एडिशन में, हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं, या तो एल्काइंस या फिर एल्कीन्स। तो यहां पे रिएक्शन या तो अल्काइंस में हो सकता है, यानी यहां पे या तो ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन हो सकता है, और या यहां पर एल्कीन में रिएक्शन हो सकता है। बेटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं, लेकिन उसमें पहले बता चुका हूं कार्बन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करते। और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल ऐसे एडिशन नहीं करेगा क्योंकि उसकी क्या होती है, एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। ये पहले डिस्कस हुआ है हमारा, पिछले क्लास में हुआ था। तो दो ही चीजें रह गई जहां पे ये रिएक्शन हो सकता है, या तो एल्काइंस और या फिर एल्कीन्स। और हमने ये भी पिछली बार ही पढ़ लिया था कि इसमें एल्कीन का रिएक्शन इज फास्टर देन दैट ऑफ अल्काइंस। उसका रीजन था कि इसका एस करेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। एस करेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को टाइटली खींच के रखता है, आसानी से नहीं देता है। जबकि एल्कीन का एस करेक्टर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है जी। इस वजह से एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली हेल्ड, और इस वजह से बेटे हम एल्कीन का यहां पे रिएक्शन ज्यादा इजीली कर सकेंगे। क्लियर हो गया। अब पहले हम एल्कीन को लेकर के समझते हैं कि इस रिएक्शन को कैसे करना है, क्या करना है। चलिए अब हम पकड़ेंगे एल्कीन, एल्काइन की बात बाद में करेंगे, पहले एल्कीन को पकड़ते हैं कि एल्कीन्स में ये रिएक्शन कैसे होगा। देखो बेटा हमारे पास दो तरह के एल्कीन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सिमिट्रिकल एल्कीन। सिमिट्रिकल एल्कीन, बेटा जब हम सिमिट्रिकल एल्कीन की बात करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड के आसपास सेम चीज होगी, उसको क्या बोलेंगे, सिमिट्रिकल एल्कीन। जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इज इट अ सिमिट्रिकल एल्कीन और नॉट। इसी तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इज इट अ सिमिट्रिकल एल्कीन। उसी तरह से CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, दिस इज सिमिट्रिकल एल्कीन। तो सिमिट्रिकल एल्कीन में तो कोई खास बात है ही नहीं है ना हमारे पास। हमारे को यहां पे HBr कहीं पे भी रिएक्शन करें, HX का या कोई भी प्रोटिक रिएजेंट डालें इसमें, तो बेटा कहीं पे भी एक पॉजिटिव जुड़ेगा एक नेगेटिव जुड़ेगा, कहीं मर्जी लगा दो, आयुपैक नेम तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे इसमें मान लो HBr का एडिशन करना चाहते हो तो H कहीं पे भी लगा दो, इस साइड H इस साइड Br, चाहे इस साइड H इस साइड Br, नाम तो वही रहना है। तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट CH2Br हो गया, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। आप Br इस साइड भी लिख देंगे H इस साइड भी लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिट्रिकल एल्कीन में तो कोई दिक्कत नहीं, मोहरा क्लास आगे लगी बेटा, ठीक। और यहां पर HBr की एडिशन हुई और हमारे पास क्या बना, CH3 CH2 CHBr CH3, यानी इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक साइड H लगाओ, एक साइड नेगेटिव स्पीशीज लगाओ, चाहे वो आपके पास अगर HBr नहीं है वाटर है तो एक साइड H लगाओगे दूसरी साइड OH लगाओगे। अगर मान लो H2SO4 है तो एक साइड क्या लगाओगे, H पॉजिटिव, और दूसरी साइड क्या लगाओगे, HSO4 नेगेटिव। बोलो क्लियर है ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास सिमिट्रिकल रिएजेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, सिमिट्रिकल सबस्ट्रेट होता कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर अनसिमिट्रिकल एल्कीन हुआ, अब बात करेंगे अनसिमिट्रिकल एल्कीन की। बेटे अनसिमिट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है कि हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अनसिमिट्रिकल एल्कीन। डबल बॉन्ड के आसपास अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको अनसिमिट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। अगर मैं इसमें मान लो HBr की एडिशन करना चाहता हूं तो बेटा +1 में आपको ये पढ़ाया था मैंने, ठीक। इसमें एक रूल लगाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, मार्कोनी-कॉफ्स रूल। याद आया कुछ, ठीक। नहीं सर बिल्कुल याद नहीं आया। मार्कोनी-कॉफ्स रूल, मार्कोनी-कॉफ्स रूल क्या कहता है, देखो बेटे M के रूल, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, बार बार इतने बड़े स्पेलिंग लिखूंगा, मार्कोनी-कॉफ है ना।
तो एम के रूल सिंपल बोल दूंगा मैं, ठीक। एम के रूल कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ unsymmetrical reagent, during the addition of unsymmetrical reagent in unsymmetrical alkene, negative part of the reagent goes to the carbon having lesser number of hydrogens. क्या बोला? ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। जैसे प्यारे बच्चों, इसमें HBr है, तो HBr में ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है ना भाई। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट कहां जाना चाहिए? उस कार्बन के पास जहां पे हाइड्रोजन क्या है? कम है। तो बोलो इधर जाएगा नेगेटिव कि इधर जाएगा? ऑब्वियसली इधर जाएगा। तो Br नेगेटिव यहां लगना चाहिए, H यहां लगना चाहिए, यानी यहां पे ओरिएंटेशन है, जबकि यहां ओरिएंटेशन नहीं थी। जब सिमेट्रिकल रिएजेंट होता है तो ओरिएंटेशन का कोई मतलब ही नहीं, दोनों साइड सेम प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अनसिमेट्रिकल में हमारे पास प्रोडक्ट पक्का यही मेजर बनेगा, ठीक, यानी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्लियर? कि addition of unsymmetrical reagent and unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent goes to the carbon atom having lesser number of hydrogens. बेटा क्या मार्कोनिकॉफ रूल ही लगता है? बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल क्यों लगता है, पहले हमें यह समझना जरूरी है, तो हम आगे इसके बारे में पढ़ सकेंगे। तो बेटा आगे चले अपन। तो देखो मार्कोनिकॉफ रूल यहां क्यों लगा, व्हाट वाज द रीजन। देखो बच्चे, हमारे पास था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। और बेटे इसमें हमारे पास अटैक करने वाली पहली स्पीशीज कौन सी थी बच्चों? कौन सी थी? H पॉजिटिव। यहां पे कौन सी थी? H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव जो है वो दो जगह अटैक कर सकता है। कैसे? या तो वो यहां अटैक करे, ठीक, और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएं, जिसकी वजह से हमारे पास बनेगा CH3 CH1 पॉजिटिव और यहां CH3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। ये किस तरह का कार्बोकटायन बना है बेटा? ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकटायन बना है। बोलो बना है कि नहीं बना है? अब ऐसा भी तो हो सकता था कि इसमें ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे H पॉजिटिव जब अटैक करे तो वो किस कार्बन पे अटैक करे? वो इस कार्बन पे अटैक करे और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाए। उससे हमारे पास क्या हो सकता था? ये बन सकता है CH3 CH2 1 पॉजिटिव, एंड दिस इज बीइंग अ प्राइमरी कार्बोकटायन। हम क्या कहते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, इजंट इट? ठीक। वैसे भी मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, वो ईज ऑफ फॉर्मेशन होती। इसका मतलब ये आसानी से बनेगा और ये मुश्किल से बनेगा। हम बोल तो देते इट इज मोर स्टेबल। क्या बोल देते हैं? मोर स्टेबल। उसका मतलब ये है कि इट कैन बी फॉर्म्ड मोस्ट इजीली, ये ज्यादा आसानी से बनेगा। और इस वजह से ये आगे HBr पे जब अटैक करेगा और CH3 CHBr CH3 बनाएगा और बाहर क्या निकालेगा? H पॉजिटिव निकालेगा प्यारे बच्चों। तो ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है ये मेजर रिएक्शन देगा, ठीक है। और वहीं पर अगर बेटे मैं HBr का यहां पे अटैक करता हूं, ये CH3 CH2 CH2 और यहां पे Br लगाऊंगा, H पॉजिटिव बाहर जाएगा, ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट रहेगा। मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि ये नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन ये माइनर होगा। समझ में आई? तो मार्कोनिकॉफ रूल क्यों हुआ बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल तो इसलिए हुआ क्योंकि कार्बोकटायन सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल था। क्लियर? पर क्या हर जगह मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? ऐसा नहीं होता बेटा। मार्कोनिकॉफ रूल तो एक छोटी सी बात थी, एक्चुअली इट वाज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। से
मैं एक रिएक्शन और करता हूं आपके साथ, और मैंने अब की बार ऐसा किया, सारे बच्चे ना पेन छोड़ के पहले समझ लेना। मान लो ऐसा दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, हमारे को दे दिया CN CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। और इस पे बेटे मैंने अब HBr लगाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अब मैं HBr अगर इस पे लगाऊंगा तो बेटे अकॉर्डिंग टू, अगर मैं मार्कोनी-कॉफुल प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक, अगर मान लो अगर मैं M के रूल लगाता हूं, तो बोलो बेटा Br कहां जाना चाहिए था? यहां जाना चाहिए था कि नहीं? सो प्रोडक्ट मस्ट बी फॉर्म्ड CN CHBr और यहां पे CH3, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था अगर मार्कोनी-कॉफुल लगता तो। पर मार्कोनी-कॉफुल तो सिर्फ एक जनरेशन, एक जनरलाइजेशन दी गई है। इट इज एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या प्रोडक्ट सच में ये होगा? नहीं बेटा, प्रोडक्ट ये नहीं पाया गया इसमें, ठीक। क्यों नहीं पाया गया ये प्रोडक्ट? क्योंकि इसमें भी वही चीजें हैं। मान लो हम इसमें ऐसा करते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N CH डबल बॉन्ड CH2 और पहला अटैक करवाते H पॉजिटिव का, जैसा कि होना चाहिए था। अब मान लो इस H पॉजिटिव ने यहां अटैक किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए, उसकी वजह से बेटा हमारे पास यहां पे बन गया N ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे CH3, ठीक, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। हाँ जी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास इसको मैंने ऐसे लिख दिया होता CH डबल बॉन्ड CH2 और इस H पॉजिटिव का अटैक मैंने इस कार्बन पे कर दिया होता, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते, और जिसकी वजह से हमारे पास यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड C, यहां CH2 और यहां CH2 1 पॉजिटिव बन गया होता। दो इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन, हालांकि ये क्या है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, पर एक खास बात देखो बेटे, यहां पे ये जो ग्रुप है, क्या इसका -I इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? और वो भी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग -I होगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये स्टेबल है? जबकि इसमें इसी पे पॉजिटिव के ऊपर ही एक विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है, और यहां पे आपका पॉजिटिव के अगले कार्बन पे है, ठीक है ना बेटा? तो इस समय ये ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं? विल दिस बी मोर स्टेबल और नॉट? है ना? क्यों? क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो पॉजिटिव कार्बन से थोड़ा दूर है। हम ये जानते हैं -I इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना दूर रहेगा उसका -I इफेक्ट उतना कम होगा। तो यहां -I कम है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। और इसलिए अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा, जो कि मार्कोनी-कॉफुल से उल्टा होगा, वो प्रोडक्ट आपके पास मेजर बनेगा, ठीक, ये मेजर बनेगा, और दूसरा हमारे पास माइनर बन जाएगा ऊपर वाला। यानी मार्कोनी-कॉफुल से उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए बेटा हम मार्कोनी-कॉफुल यूज नहीं करते इसमें। लिखने में हमें पता होना चाहिए कि मार्कोनी-कॉफुल कहां लगता है। देखो पहले क्वेश्चन तो तुम्हें पूछेंगे मार्कोनी-कॉफुल कहां लगता है, ठीक। तो आप बोलोगे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में लगेगा मार्कोनी-कॉफुल। क्लियर? ये पहली बात। पर मार्कोनी-कॉफुल एक्चुअली नहीं लगता है, एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखी जाती है। हम जो यूज करते हैं ना बेटा, हम लोग यूज करते हैं मॉडिफाइड मार्कोनी-कॉफुल, मॉडिफाइड मार्कोनी-कॉफुल, हम इसको यूज करते हैं, मार्कोनी-कॉफुल को यूज नहीं करते। नो, मॉडिफाइड मार्कोनी-कॉफुल क्या है सर? बोलते हैं कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ unsymmetrical reagent in unsymmetrical alkene, during the addition of unsymmetrical reagent in unsymmetrical alkene, the negative, या आप बोलो the product is governed by
मोर स्टेबल कार्बोकटायन, मोर स्टेबल कार्बोकटायन, कि अब हमने लेसर नंबर या मोर नंबर नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखनी है कि कार्बोकटायन कहां स्टेबल है वो देखना है। ये नहीं देखना है कि भैया मार्कोनी कॉफलू लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ में आई? हमें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। जैसे अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो एंटी-एम के रूल की तरह वर्क कर जाएगा, रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो मार्कोनी कॉफलू की तरह वर्क कर जाएगा। जैसे दो रिएक्शन और करते हैं, फिर आगे चलते इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग addition of HBr, addition of HBr follows Markovnikov rule। ठीक, क्वेश्चन दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ HBr फॉलोज Markovnikov rule। ए है हमारे पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है जी। बी है हमारे पास C6H5 यानी बेंजीन रिंग, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है जी। सी है हमारे पास NO2 CH डबल बॉन्ड CH2, और डी है हमारे पास CH3O CH डबल बॉन्ड CH2। अब बोला किसमें मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है व्हेन एडिशन ऑफ HBr इज डन। बेटा देखो ये तो वैसी सिमेट्रिकल एल्कीन है कि नहीं, क्यों जी? ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों साइड पार्ट सेम है कि नहीं है? तो क्या इसमें एम के रूल लगेगा? इसमें तो एम के रूल लगेगा ही नहीं। रही बात इसकी, ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, पर बात यह है यहां पे भी एक ही हाइड्रोजन, यहां पे भी एक ही हाइड्रोजन, क्या इसमें एम के रूल लग सकता है? एम के रूल तो तभी लगेगा ना दोनों साइड हाइड्रोजन का क्या होगा, फर्क होगा, है ना भाई? यहां तो इधर भी एक एच इधर भी एक एच, क्या एम के रूल लगेगा बच्चों? हालांकि अनसिमेट्रिकल है लेकिन यहां पे एम के रूल नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों साइड कार्बन के साथ हाइड्रोजन का नंबर क्या है, सेम है। अब यहां पे बात करें, क्या यहां मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? देखो बेटा मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहां पे लगना चाहिए, जहां पे हाइड्रोजन कम हो। हाइड्रोजन कम इस कार्बन पे थे और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पे लगता है, मतलब पॉजिटिव यहां होना चाहिए था। अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगता तो क्या स्टेबल होता? नहीं होता ना। हमारा पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो नेगेटिव पार्ट यहां आएगा ना भाई, तो क्या यहां एम के रूल लगेगा? नहीं लगेगा। अब यहां बात करो, यहां बेटे अगर पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा या फिर पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा डिपेंडिंग अपॉन अटैक, और उसके बाद ये वाला जो ग्रुप है ये अपनी क्या करेगा बेटा, बैक बॉन्डिंग, और कार्बोकटाइन को क्या बनाएगा, स्टेबल। तो ये वाला कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ठीक, ये चार्जेस थॉट ऑफ चार्जेस है नहीं है, ये सिर्फ बनाने के लिए मैंने लिखे हैं यहां पर। गॉट इट और नॉट? तो इसमें हमारे को पता चल रहा है कि मार्कोनिकॉफ रूल डेफिनेटली विल टेक प्लेस। बोलो बच्चे बात समझ में आई? हाउ टू सी दिस? ये पॉजिटिव चार्ज मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि नहीं तो तुम कंफ्यूजन में पड़ जाओगे भाई। ये कहां गया? ठीक है जी, तो आपके पास ये लास्ट था जहां मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था। ठीक है जी, तो मार्कोनिकॉफ रूल कुछ नहीं होता है, एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखी जाती है, उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बना करता है। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर कर सकोगे इसको? मान लो अगर मैं तुम्हें इसी रिएक्शन में देता हूं इस तरह से, मैंने तुम्हें एक और नई चीज देने की कोशिश की, मैंने कहा CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसमें HBr की एडिशन कर दो, इसमें HBr की एडिशन कर दो। तो प्यारे प्यारे से बच्चों ये अनसिमेट्रिकल है ना। अब यहां पे क्या होगा, फर्स्ट अटैक किसका शो करोगे भाई? H पॉजिटिव का।
ठीक, और हमेशा कहां शो करोगे, ये बाहर वाले कार्बन पे शो किया करना, ताकि हमारे पास क्या हो, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। अगर मैंने अटैक यहां शो किया होता तो क्या बनता, प्राइमरी कार्बोकेटायन, वो तो बनाना नहीं। तो हमने क्या बनाया, सेकेंडरी, तो बना CH3 C, CH3, यहां आया H, यहां पे CH, CH3 1 पॉजिटिव। बोलो क्लियर? ये कार्बोकेटायन तो बन गया, बट क्या इस कार्बोकेटायन में कोई चांस है कि रीअरेंजमेंट हो जाए? हाँ जी, किस तरह की रीअरेंजमेंट देखते हो इसमें? हाइड्राइड शिफ्ट देखते हो कि नहीं देखते हो बच्चे? तो बेटा जी ऐसा है कि ये वाला H यहां चला जाएगा, एंड दस द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इज मोर स्टेबल विच इज टर्शरी 1। तो यहां ये कौन सी शिफ्ट हुई, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, कार्बोकेटायन और स्टेबल बन गया, और यहां पे हमारे पास HBr का अटैक हुआ, और CH3 CH3 यहां Br लग गया, यहां CH2 CH3 बन गया। क्या यहां पे भी मार्कोनी कॉफुल लगा? क्या मार्कोनी कॉफुल नहीं लगा, क्या लगा, मॉडिफाइड मार्कोनी कॉफुल। मॉडिफाइड मार्कोनी कॉफुल कहता है कि जो हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख के बनाते हैं। ठीक, द प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। मार्कोनी कॉफुल गया तेल लेने, ठीक, वो सिर्फ हमारे को एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हाँ भी ऐसा भी कोई रूल किसी ने कभी दिया था, मार्कोनी कॉफ रूल, है ना, भले ही गलत दिया था उसने, है ना, तो हमें पता है वो कहां पे। अब क्वेश्चन उसमें ये पूछे जाते हैं ना कि मार्कोनी कॉफ रूल कहां लगेगा, पहला ही ये, तो क्या बोला मैंने, कहां लगेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, वहां लगेगा। दूसरी बात, जहां पे हमारा इस तरह से देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किस हिसाब से, उसके हिसाब से मार्कोनी कॉफुल एडिशन करेंगे। बोलो यहां तक क्लियर हुआ सबस्ट्रेट पार्ट? कोई दिक्कत? अब अगली बात, अब इसी में सबस्ट्रेट में हमें ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि इन विच HBr इज एडेड मोर रेडिली। किस में HBr को सबसे आसानी से आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे को एक नया क्वेश्चन दे दिया इसी में, बोला इन विच HBr is added most readily। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें दे दी जाती हैं। बोलते जी ए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, पहली ये दे दी हमारे पास। दूसरी ऑप्शन दे दी हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरी ऑप्शन ये दे दी। तीसरी ऑप्शन हमारे को दे दी है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये तीसरी दे दी हमें, ठीक है जी। चौथी हमें दे दी है यहां पर बेंजीन रिंग CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, क्लियर। और पांचवी हमें दे दी है, पांचवी हमें कुछ ऐसी दे दी है कि यहां पे बोल दिया ClCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। Cl की जगह Cn लिख देते हैं ना, Cn, क्लियर। अब ये बोला है इसमें आप ना मोस्ट रेडिली कैसे देखेंगे बेटा, सिंपल बात, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सिंपल बात, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जब भी इसका ऑर्डर लगाएंगे क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कैसे बनाएंगे कार्बोकेटायन, फटाफट से बना के देख लो। इसमें H पॉजिटिव का अटैक करवाना, यहां से यहां, यहां से यहां, तो इसका कार्बोकेटायन कैसा बना, CH3C, CH3 1 पॉजिटिव CH3। इज इट अ टर्शरी कार्बोकेटायन बच्चा लोग? ठीक, ऐसे ही यहां पे अटैक करवा मरे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, और हमारे पास क्या बन गया यहां पर CH3 CH1 पॉजिटिव CH3। इज इट अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन? हेलो, अब यहां पे अटैक करवाओ, यहां पे आपने H पॉजिटिव का अटैक करवाया, मान लो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां,
और हमारे पास बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH1 पॉजिटिव CH3। बेटा इज इट अलाइल कार्बोकेटाइन? सेकेंडरी अलाइल। अलाइल समझते हो ना भाई? बेटा क्या होता है अलाइल? शाबाश, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे, बिल्कुल सही बोला, ये अलाइल है ना भाई। ठीक, अब रही बात यहां पे डिस्कस करें तो यहां पे हमने H पॉजिटिव को अटैक करवाया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, और हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन रिंग भी बना, उसके ऊपर CH3 भी बना, यहां पॉजिटिव चार्ज भी आया और यहां CH3। बेटा ये टर्शरी भी है और बेंजाइल भी है, टर्शरी भी और बेंजाइल। बेंजाइल जानते हो ना क्या होता है बेटा बेंजाइल? हाँ जी बिटिया। हाँ, बेंजील के अगले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज तो उसको बेंजाइल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये टर्शरी बेंजाइल हो गया, टर्शरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और रही बात, अगर मैं यहां पे अटैक करवाऊंगा, ठीक, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो मेरे दोस्तों CN और यहां पे 1 पॉजिटिव यहां CH3, तो प्यारे प्यारे से बच्चों ये कार्बोकेटाइन तो बन गया। अब इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बोलो कौन सा बना? सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बना? बेटा ये भी टर्शरी पर ये टर्शरी बेंजाइल है, तो आंसर क्या आ गया? 4 आ गया कि नहीं? सर मेरे को ऑर्डर बनाना है, मेरे को सारा कुछ जानना है, ऑर्डर बनाना है। सबसे स्टेबल इसमें कौन होगा? 4th कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। उसके बाद कौन सा होगा बेटे? टर्शरी 1, दैट इज फर्स्ट। उसके बाद कौन सा होगा? अलाइल, ठीक, अलाइल इज 3rd। उसके बाद कौन सा होगा? सेकेंडरी, सेकेंडरी इज 2nd। है तो ये भी सेकेंडरी, पर इस सेकेंडरी के ऊपर ये ग्रुप जो लगा इसका स्ट्रॉन्ग -I, मेकिंग दिस अनायन लेस स्टेबल। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे 5th आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें कार्बोकेटाइन बना लेना। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखते, किस ऑर्डर में देखते हैं, याद करो। सबसे पहले कार्बोकेटाइन में क्या देखते हैं? डांसिंग रिजोनेंस, यानी कि बेंट बॉन्ड रिजोनेंस। दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं? एरोमेटिसिटी। तीसरे नंबर पे क्या देखते हैं? रिजोनेंस। चौथे नंबर पे क्या देखते हैं? बैक बॉन्डिंग। पांचवें नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन। छठे नंबर पे इंडक्ट इफेक्ट। सातवें नंबर पे एस करेक्टर, और लास्ट एंटी एरोमेटिसिटी। ऐसी ऑर्डर देखते हैं। तो सर आपने रिजोनेंस वाला टर्शरी से पीछे क्यों लगा दिया? इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन है और इसमें रिजोनेंस है, हम रिजोनेंस पहले देखते हैं ना। पर मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में एक राज बताया था तुम्हें कि अगर स्ट्रक्चर्स का फर्क 5 से ज्यादा हो तो हम स्ट्रक्चर्स को तवज्जो देते हैं, अगर स्ट्रक्चर्स का फर्क 5 से कम हो तो हम इफेक्ट को तवज्जो देते हैं। मतलब नहीं समझ में आया होगा? वैसे तो ये पिछले साल की कहानी, पर चलो। जैसे इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाइयों? 3 3 6 3 9, कितने? 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और यहां पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यहां कितने बनेंगे बेटा लोग? यहां तो रिजोनेंस है, यहां तो क्या है? रिजोनेंस है। 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे भाई। तो इन दोनों में स्ट्रक्चर का फर्क बोलो कितना हो गया? 7 का फर्क हो गया ना, है ना भाई? और जब मैंने आपको बोला है कि 7 का फर्क, यानी जब इतना फर्क हो जाएगा बेटा लोग, तो ऑब्वियस सी बात है हम किसको देखते हैं? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। इसलिए मैंने टर्शरी को अलाइल से पहले लिख दिया है। समझ में आई बात? टर्शरी को अलाइल से पहले लिख दिया है, पर सेकेंडरी को अलाइल से बाद में लिखा है। ठीक, सेकेंडरी को अलाइल से मैंने बाद में लिखा है, पर मुझे लगता है मेरे से थोड़ी गलती हो गई है। आई एम सॉरी। गलती क्या हुई है मैं बता देता हूं। मैंने ये नहीं ध्यान दिया भाई। ठीक, अब देखो यहां पे आपका सलाइल है पर सेकेंडरी लाइल है ना, तो 2 रिजोनेटिंग और 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव भी तो होंगे, है ना? तो टोटल मिला के कितने स्ट्रक्चर हो गए? 5। वहां 9 थे, फर्क कितने का आया? 4 का। तो बेटे 4 में तो हम इफेक्ट देखते हैं ना, तो यहां मेरे से गलती हो गई है। यहां 3 होना चाहिए और फिर यहां 1 होना चाहिए, ये ठीक कर लीजिएगा।
हाँ, अगर कहीं ऐसे वाला बनता CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH1 पॉजिटिव, तो डेफिनेटली अलाइल होता और ये टर्शरी से बाद में आता, पर सेकेंडरी से पहले आता। टर्शरी से बाद में, सेकेंडरी से पहले। मान लो ये मैं छठा लिख देता हूं, छठा, तो छठे वाला कहां घुसाते हम लोग? टर्शरी से बाद में और सेकेंडरी से पहले, यानी यहां जैसे घुसाड़ देते हम इसको छठे को। अगर हम इसको ऐसे लिखते तो बोलो क्लियर? बेटा समझ में आ गया? मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने इसको सेकेंडरी नहीं देखा था, मैं अलाइल की तरफ रह गया, तो 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और वहां पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव, तो 7 का डिफरेंस देख लिया। बट ये ध्यान नहीं दिया कि तो सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी वाले में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव भी तो बनेंगे, तो स्ट्रक्चर का फर्क अगर 5 से कम होता है तो हम क्या देखते होते हैं? इफेक्ट। अगर 5 से ज्यादा होता है तब हम क्या देखते हैं? तब स्ट्रक्चर देखते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया ऑर्डर। किसी बच्चे को कोई दुविधा हो अभी पूछ सकता है ऑनलाइन। बेटा कोई दिक्कत? हाँ जी बेटे। हाँ जी, कहां पे 4 बनेंगे बेटे? यहां वाले? बेटे ये हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, फिर हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड वाला नहीं जाता है बेटे, ठीक है ना? तो वो तो अलाइल में रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। बोलो क्लियर? बच्चे समझ में आ गया सभी को? तो किसका स्पीड ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा? अब आपको पता चल गया सबस्ट्रेट इसमें कैसे देखते हैं, स्पीड किसका फास्ट होगा, ये समझ में आ गया। रही बात अल्काइन, अल्काइन में भी ऐसे करना, पर अल्काइन की स्पीड थोड़ी क्या होगी? स्लो होगी। और अल्काइन में भी इसी तरह से कार्बोकटाइन की क्या देख लेना है? स्टेबिलिटी देख लेनी है बेटा, उसके हिसाब से ही ऑर्डर देना। पर अल्काइन की रिएक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ एल्कीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो सबस्ट्रेट पार्ट क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया भाई? कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को? नहीं। आगे चलते हैं। सबस्ट्रेट का अगला पार्ट क्या हुआ करता है बेटा? सबस्ट्रेट से आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग? रीएजेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे रीएजेंट जो है बड़े सारे तरह के हो सकते हैं। क्यों जी? बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? यहां तो HX हो सकता है, HX यानी हैलोजन एसिड, है ना जी? अब हैलोजन एसिड हो सकता है, देखो हमारे पास एडिशन होने वाला H2SO4 भी हो सकता है ना भाई? ये भी तो हो सकता है। H2SO4 भी तो H पॉजिटिव देता है, ये भी तो ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही HI भी हो सकता है, ऐसे ही HBr भी हो सकता है, ऐसे भी HCl हो सकता है, HI हो सकता है, वाटर भी हो सकता है ऐसे एडिशन में, है ना जी? वाटर का भी H पॉजिटिव हो H नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? क्यों जी? ऐसे बेटा जी अल्कोहल नाम की वस्तु भी हो सकती है ना जी? ROH, ये सारे हो सकते हैं जो ऐड हो सकते हैं। अब अगर हमें इसमें स्पीड देखनी होती तो हम ये देखेंगे कौन H पॉजिटिव इजीली देगा। जो H पॉजिटिव इजीली देगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा भाई। H पॉजिटिव इजीली कौन देगा? जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो यहां बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड रिएक्ट्स फास्टर। स्ट्रॉन्गर एसिड रिएक्ट्स फास्टर। क्यों? क्योंकि वो H आसानी से देगा। जो H आसानी से देगा वो फटाफट रिएक्ट करेगा। अभी बोलो फिर इसमें ऑर्डर क्या लगाऊं? क्या इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? H2SO4 है कि नहीं है? उसके बाद HI है कि नहीं है? HBr, HCl, ओहो यहां दोबारा आ गया, HF, है ना? HF के बाद वाटर, वाटर से कम अल्कोहल। तो जितना स्ट्रॉन्गर कोई एसिड होगा जो H आसानी से देगा उतनी आसानी से रिएक्शन दे देगा। बोलो समझ में आई? बेटा आपके पेपर में ना सिर्फ ये वाला पूछेंगे ऑर्डर, इतना सा, तो हमें समझ में आता भाई स्ट्रॉन्गर एसिड इजी रिएक्शन। बोलो क्लियर? तो बेटा रिएजेंट भी क्लियर हो जाता है। कोई किसी के पेट में किसी तरह की दर्द हो, परेशानी हो, बता सकता है? नहीं? आगे चलते हैं। रिएजेंट के बाद तीसरी चीज क्या पढ़ते हो मेरे दोस्तों? अरे तीसरी चीज हम पढ़ते हैं सॉल्वेंट। तीसरी चीज क्या पढ़ते हैं? सॉल्वेंट। बेटे यहां पे ना सॉल्वेंट हमें वो नहीं लेना है जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए, यानी पोलर सॉल्वेंट नहीं लेना। क्योंकि अगर आपने यहां पोलर सॉल्वेंट लिया, ठीक, तो वो रिएक्शन में खुद भी पार्टिसिपेट करेगा, तो रिएक्शन का मलियामेट कर सकता है ना बेटा।
तो यहां एक्चुअली रिएजेंट इटसेल्फ वर्क एज अ सॉल्वेंट, हमें कोई सॉल्वेंट लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि देखो इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट तो लेंगे नहीं, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो हमारे रिएजेंट को तोड़ने ही नहीं देगा, उससे H पॉजिटिव I नेगेटिव नहीं निकलेगा, H पॉजिटिव Br नहीं निकलेगा, तो नॉन पोलर लेंगे नहीं, और अगर पोलर लिया वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे अगर मान लो मैंने यहां पे ऐसा कर दिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने इसमें HCl का रिएक्शन किया और सॉल्वेंट ले लिया पानी, हो गया पंगा। क्यों हो गया? क्योंकि अब क्या होगा, H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा, है ना जी, ध्यान से देखते रहना, कुछ समझ नहीं आएगा आज। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, क्लियर? और हमारे से सौम्या सही बोली, सच्ची सच्ची, ठीक, ये सही है जी, क्लियर हो गया। ये बना कार्बोकेटायन, ये बना कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन पे या तो HCl से ये Cl निकाल ले, है ना जी, और ये बना दे CH2Cl CH3, ये भी हो सकता है। पर बेटा हमने तो वाटर भी डाला है ना, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल ना बेटा, तो कैन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन पॉजिटिव कार्बन? तो होगा क्या इसके ऊपर, अरे वाटर भी तो अपने लोन पेयर बलिहार कर सकता है कि नहीं, तो ये भी यहां पे अटैक कर सकता है। अगर ये अटैक किया तो CH2OH और CH3 बन जाएगा, और मजे की बात ये ज्यादा बनेगा, मजे की बात ये ज्यादा बनेगा, ठीक। जैसे अगर मान लो कल को तुम्हें मैं रिएक्शन ये देता हूं, इधर ध्यान देना, हेलो कितनी उंगलियां हैं, मेरे को थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो चोर की दाढ़ी में तीन का हो गया, तेरे को थोड़ी बोला मैंने, यहां पे और लोग भी है जो खोए रहते हैं कहीं कहीं। देखो बेटा एक सिंपल बात बताऊं, आई लव यू पीपल वेरी डियरली, ठीक है ना, मैं सिर्फ उसी को टोकता हूं जिससे कुछ एक्सपेक्ट कर लेता हूं, है ना, किसी का मेरे साथ कोई लेना देना तो है नहीं, हमने कौन सी जमीनें बांटनी है यार, है ना, ना तुमने ये साल के बाद कभी मेरे को फोन करना, ना कभी मेरे को कोई मैसेज करना, ना कभी कोई विश करना, ठीक, मेरे को मालूम है जितना मर्जी बोल लो ऐसा होगा कुछ नहीं, ठीक, जितना मर्जी अभी कसमें खा लो, नहीं सर हम तो ये हम वो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। तो सिर्फ ये कि मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करता हूं, कोई भी होगा, और मैंने कभी किसी में सेग्रीगेशन नहीं किया, ये नहीं कि अगर मैं मोयरा को हमेशा चीखता चिल्लाता रहता हूं तो मैंने इसको कभी कुछ नहीं बोला तो ये मेरे लिए थोड़ी सी वो हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए इक्वल हो तुम लोग, और बिल्कुल इक्वल, ठीक। हाँ ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं तो डांटता हूं, तो बोलता हूं, नहीं एक्सपेक्ट करूंगा नहीं बोलूंगा, है ना। ऐसा तो नहीं देखा मेरे को नीचे किसी को पकड़ के इधर आवे, पढ़ता क्यों नहीं, कभी बोला? किसी को एलन का बच्चा निकल रहा है उसको बुला के थप्पड़ मारे दो, पढ़ता नहीं तू है, कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि उनसे मेरा कोई रिलेशनशिप ही नहीं, है ना। तो ये तुम पॉजिटिव लो नेगेटिव लो तुम्हारे ऊपर है भाई, ठीक। मैं तो अपना ईमानदारी से काम करने वाला इंसान हूँ, करता चला जाऊंगा, ठीक। और आदत है जूते खाने की, मेरे को पढ़ना ही है, मेरे को पता ही है हर बच्चे का काम ही होता है कि जब सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो इंटरव्यू आती है ना, और फिर बोलते जी आप सक्सेसफुल कैसे कैसे हुए, बोलते इट इज ड्यू टू माय हार्ड वर्क, माय पेरेंट्स ब्लेसिंग एंड गॉड्स ब्लेसिंग, ठीक। और जब कभी हम सक्सेसफुल नहीं होते ना तो बोलते टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं था यार, है ना। तो आई एम ऑलवेज इन द लूजिंग एंड, बट आई अप्रिशिएट दैट, ठीक। तुम करियर बना लो यार, फिर चाहे मेरे को भिगो भिगो के गालियां दे लेना ऐसी की तैसी, आई डोंट बॉदर, कहीं राइट इन द माइंड कहीं तो जगह होगी, ऊपर से स्वीकार नहीं करोगे कोई बात नहीं, अंदर से तो बोलेगा ना कोई कि यार उसका पार्टिसिपेशन तो था यार, है ना, वो बंदा तो बढ़िया था यार, मन से तो आएगा ही, आप मेरे को ऊपर से जो मर्जी बोल लो, बट कभी ये तो आएगा ही यार उसने पूरी कोशिश की थी, ठीक। आज नहीं आएगा, आज से 15 साल बाद जब हम मैच्योर हो जाएंगे ना, मतलब जब हमारी, अभी तो तुम बच्चे हो तो हमें भला बुरा ज्यादा पता नहीं होता है, तो हमें वही पसंद होता है जो हमारे को पैम्पर करता है,
जो थोड़ा सा भी हमारे को कोई बदतमीजी से बोल देता है, हमारे लिए वो हमारा कट्टर दुश्मन हो जाता है, ठीक, क्योंकि छोटे बच्चे हो। लेकिन डाउन द मेमोरी लेन जब बहुत सीजनड हो जाओगे तो फिर मेरी याद जरूर आएगी। मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है ना भाई, मैं भी आप ही की तरह का स्टूडेंट रहा हूं। आज मेरे फेवरेट प्रोफेसर हैं, मतलब जो जिनको मैं अपना आइडल मानता हूं, प्रोफेसर एस.के. धवन, जूलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं। एंड ही इज द मैन जिसने मेरे को बीएससी पार्ट 1 में क्लास के अंदर थप्पड़ मारा था। बीएससी पार्ट 1 में क्लास के अंदर थप्पड़ मारा था जिस आदमी ने, वो मेरा आइडल टीचर है। उस समय गुस्सा बहुत था, आज जब समझ आती है तो पता चलता है यार व्हाई ही डिड दैट। क्योंकि मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ यार, ये बात मैं हमेशा सर के बारे में बोलता हूँ तो मेरे अंदर से हिल जाता हूँ मैं, कि इंसान कैसा होता है, टीचर कैसा होता है। छोटी सी बात शेयर कर लूं, ये तो होता ही रहेगा। बीएससी पार्ट 1 में पढ़ता था, तब की बात है। हमारा जो कॉलेज है ना, मैं शिमला कॉलेज, संजौली कॉलेज में पढ़ता था उस समय। तो संजौली कॉलेज बहुत पिक्चरस जगह पर है ना। कभी आपने करीब मूवी देखी होगी तो उसमें जो फर्स्ट सीन है ना, फर्स्ट सीन शुरुआत का, वो हमारे कॉलेज के उसी कॉरिडोर से फिल्माया गया जहां मैं खड़ा रहता था। ठीक, बहुत सुंदर दिखता है वहां से। तो हमारे सर का, प्रोफेसर एस.के. धवन की एक खासियत थी कि व्हेन ही कम्स इनटू द क्लास ना, और पीछे से कोई बच्चा आके बोले ना मे आई कम इन, तो वो बोलते थे गेट लॉस्ट। मतलब उनके एंटर होने से पहले आप एंटर हो जाओ, ओके, लेकिन जब वो एंटर हो गए तो वो एंटर नहीं होने देते थे, और बहुत डांट भी लगाते थे। तो मैं अपने सीन देखने में मस्त था, मुझे पता ही नहीं चला सर कब क्लास के अंदर घुस गए। तब रियलाइज हुआ जब क्लास शांत हो गई एकदम, क्योंकि उनका टेरर भी बहुत है। तो क्लास एकदम शांत हो गई, मेरे को लगा सर आ गए। मैं पीछे मुड़ा और मैं एंटर हूं, मैं कि सर मैं कम इन, बोलते गेट लॉस्ट। इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अब क्लास में कदम रख दो। तो अश्विनी सर गेट लॉस्ट। बंदे को क्या चाहिए, कैंटीन में बैठ के गाने गाना, और क्या। तो अपन क्लास से बाहर कैंटीन में बैठ के चाय पी, गाने गाए दोस्तों के साथ, बस मस्ती। और सेकेंड डे क्लास में बैठा हुआ था, तो सर आए, आते ही लिखना शुरू किया जैसे मैं लिखता हूँ, और आते ही मेरे को देखा, बोलते ए यू व्हाट आर मिजेंट्रीज। मैं आज तक वो क्वेश्चन भी नहीं भूलता। हमें मिजेंट्रीज पढ़ा रहे थे, वो ब्रेन की कवरिंग्स होती है ना, तो बोलते व्हाट आर मिजेंट्रीज। मैंने कहा सर आई वाज नॉट प्रेजेंट इन लास्ट क्लास। वो आए और दे धाड़, तो गुंडा गुंडा ही रहेगा, समझ में आई, कुछ नहीं बनेगा तुम। अगेन बोला गेट लॉस्ट। चलो जी बात, चले गए। ठीक, उसके बाद कभी क्लास में नहीं गए, पूरे सेशन में क्लास में नहीं गए। तो अगला सेशन अब आ गया, और वो ऊपर वाला सब देखता है ना, तो क्या हुआ, क्लास में गए नहीं। तो जब मेरा प्रैक्टिकल पेपर था तो आई फेल डाउन, चक्कर आ गया, गिर गए, प्रैक्टिकल में एब्सेंट लग गई, फेल हो गए। प्रैक्टिकल एब्सेंट मतलब फेल होता था, तो फेल हो गए। अगले साल फिर दोबारा रिपीट करना था, प्लस वो फर्स्ट ईयर, और पता था अगर वहां गया तो सर पहले बोले तो गुंडा है, ठीक है तेरे को बोला था तो पास नहीं होएगा। तो इस डर से कॉलेज चेंज कर लिया, कॉलेज चेंज कर लिया। एक नया कॉलेज था कोटशिरा कॉलेज, वहां चले गए। वहां पहली बार साइंस शुरू हुई थी, वो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज था। मेरे टाइम में पहली बार वहां पे साइंस शुरू हुई, एंड आई ज्वाइंड कोटशिरा। मैं क्लास में बैठा, तबला बजाना मेरी आदत थी, जैसे आप देखते हो ना यहाँ पे भी। तो क्लास में बैठा, तबला बजा रहा था बेंच का, सामने से एक आदमी चलता आ रहा है। फर्स्ट क्लास थी हमारी उस दिन। जितना वो पास आ रहा है उतने मेरी धक धक हो रही है। जो क्लास में एंटर हुए, देखा प्रोफेसर एस.के. धवन, एंड ही वाज ट्रांसफर्ड टू कोटशिरा दैट वेरी ईयर। अब मेरे को लगा अब आते ही बस खड़काई शुरू। तो मैं चुप करके सिर नीचे करके बैठ गया। उन्होंने मेरे को देखा, स्माइल किया, बस पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर अश्विनी सर कभी क्लास नहीं गए, क्योंकि पता था कि भैया अब तो डांट पड़नी। तो हमारे वहां पे क्या होता है कि विंटर सेशन होता है ना बेटा, तो विंटर में हमारी छुट्टियां होती थी। तो बर्फ पड़ी हुई थी, फरवरी का डे है, मैं घर पे बैठा मजे कर रहा हूँ, ठीक, नहाया भी नहीं अभी, 11 बज गए।
अचानक घर पे फोन आता है कॉलेज से, तो फोन आया तो मेरे को बुलाया, वो उस समय दूसरे वाले फोन होते थे ना भाई, तो मेरे को बुलाया, तो मैं आया तो बोलते, मैंने कहा हेलो, बोलते एसके धवन दिस साइड, राइट नाउ आई वांट यू इन द कॉलेज, जस्ट कम राइट। मैं कहा सर अभी तो कुछ नहीं सुनना है मेरे को, आई वांट यू इन द कॉलेज। फोन रख दिया, मैं तैयार हुआ सीधे कॉलेज। कॉलेज पूछा, कॉलेज में बिल्कुल सन्नाटा, क्योंकि छुट्टियां थी, कोई भी नहीं, सिर्फ प्रोफेसर एसके धवन और लैब असिस्टेंट, ये 2 लोग, और तीसरा मैं पहुंचा। तो आते उन्होंने बोला तूने सारे साल प्रैक्टिकल नहीं किए, पेपर आने वाले हैं, फेल हो जाएगा दोबारा, बैठ जा मेरे साथ। उस आदमी ने अकेले मेरे को पूरे प्रैक्टिकल करवाए, एक एक। स्कॉलिडॉन मछली होती है, उसकी डिसेक्शन थी। पाइला ग्लोबोसा एक शंख होता है, मतलब एक सीप, उसकी डिसेक्शन होती है। यूनियो एक शंख होता है, उसकी डिसेक्शन थी। ठीक, एक हिर्डुनेरिया लीच होती है, उसकी डिसेक्शन थी। वो सारी डिसेक्शन सर ने अपने हाथ से करके मेरे को साथ में वहां पे करवाई। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ अ टीचर। सो देन आई रियलाइज्ड कि वो थप्पड़ क्यों पड़ा था, और वो आज समझ में आता है वो थप्पड़ क्यों पड़ा था। बिकॉज वो कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे मेरे से, क्योंकि टीचर सीजन्ड होते हैं, उनको पता होता है यार इसमें क्या है, इस आदमी में कितना दम है कितना नहीं है ना। इतने सालों से पढ़ा रहे, उनको पता ही होता है। उनको कहीं मेरे में लगा होगा यार, और उन्हें लगा कि यार ये गलत कर रहा है अपने साथ, तो सबका तरीका अपना अपना है, उन्हें थप्पड़ मार दिया कि चलो सब सुधर जाएगा। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस ने मेरी लाइफ को ऐसा बदल दिया यार, सोचने का तरीका ही बदल दिया एकदम से। सो व्हाट अ ग्रेट टीचर ही इज। ठीक, तो ऐसे ही बेटा आप लोगों को मैं डांट देता हूं, आप मेरे को गालियां दो, कोई बात नहीं, ठीक, बट पढ़ लो बस। अब अपन डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैं इसमें ये जो हमारे पास CH2 यहां पे, अगर मान लो मैंने इसमें H2SO4 डाइल्यूट लिया होता, क्या लिया होता? H2SO4 डाइल्यूट। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट H2SO4? व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट H2SO4? बेटा डाइल्यूट मतलब वाटर के साथ ना, तो पहले H2SO4 क्या देगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव देगा तो हमारे पास यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, we will have a carbocation formed like this. Now there are 2 substrates over here जो बचे हैं, 2 reagents, या तो HSO4 नेगेटिव या वाटर। तो वाटर कैन अटैक ओवर हियर। ठीक, वाटर जो होगा वो यहां पे अटैक करेगा, और इसका प्रोडक्ट भी बेटा अल्कोहल बन जाता है। तो आपने देखा कि अगर सॉल्वेंट मैंने कोई पोलर डाला तो वो खुद अटैक कर जाता, कई बार वही मेजर बन जाता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी आप अगर ऐसे देखोगे ना बेटा जी, कोई भी डाइल्यूट एसिड देखेंगे, बोला डाइल्यूट HCl, तो बेटा प्रोडक्ट HCl का नहीं बनाना है, प्रोडक्ट वाटर का बनाना है। मेजर प्रोडक्ट यही रहेगा, CH2OH CH3। हाँ, माइनर ये रहेगा CH2Cl CH3, ये माइनर रहेगा। कभी हमारे पास इसकी जगह हमें H3O पॉजिटिव लिखा होगा तो मतलब वाटर का रिएक्शन है। समझ में आई बात? तो पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं डालते? क्लियर हुई मेरी बात कि पोलर सॉल्वेंट अपना अटैक कर देता, अपना रिएक्शन कर देता है। तो हम इसमें नॉन पोलर भी नहीं डालेंगे, क्यों? नॉन पोलर अगर डालेंगे तो वो रिएक्शन को थोड़ा स्लो डाउन कर देगा, हम इसको खुद ही सॉल्वेंट की तरह वर्क करने देंगे। समझ में आ गई बेटे बात? तो इसमें सॉल्वेंट की खास जरूरत नहीं है, बट अगर डालना भी हो तो हम लेस पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट डालते हैं। ठीक, जैसे ईथर वीथर डाल दिए, लेस पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट डालते हैं, ज्यादा पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट बिल्कुल नहीं डालते, बिकॉज इट कैन ऑल्सो रिएक्ट। बोलो क्लियर? तो सॉल्वेंट क्लियर हो गया बेटा जी। रही बात कंडीशंस, अब देखो कंडीशंस की बात करते हैं। चौथी बात हमेशा क्या होती है बेटा? कंडीशंस। बेटा कंडीशन में ध्यान दो जरा, हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HBr का रिएक्शन है कि नहीं है? ठीक, CH2, अब प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? बोलो
CH3 CH2Br, क्या यही प्रोडक्ट बना बच्चों? क्या यही प्रोडक्ट बना? एक H ऐड हुआ, एक Br ऐड हुआ। बेटा यहां पे हुआ क्या? एक पाई बॉन्ड टूटा। क्यों जी? एक पाई बॉन्ड टूटा कि नहीं? और हुआ क्या? दो सिग्मा बने। ठीक है, एक H ने बनाया, एक Br ने, तो एक पाई बॉन्ड टूटा, दो सिग्मा बॉन्ड्स बने। एक पाई बॉन्ड टूटा, दो सिग्मा बॉन्ड्स बने। एक पाई बॉन्ड टूटा और दो सिग्मा बने। बेटा वीक बॉन्ड टूटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, तो बोलो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कैसा रहा होगा? डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कैसा रहा होगा? जल्दी बोलो। नेगेटिव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हैं, एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा है, वीक बॉन्ड टूटा है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कम है, तो डेल्टा H कैसा होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? और दूसरी तरफ दो मॉलिक्यूल के एक बन गया, दो मॉलिक्यूल थे एक बन गया, तो डेल्टा S इस रिएक्शन का कैसा रहा? नेगेटिव ही तो रहा ना भाई, नेगेटिव ही रहा ना। दो से एक बन गया, एंट्रोपी कम हुई कि नहीं? जब भी नंबर कम होता है एंट्रोपी कम होती ना भाई, तो एंट्रोपी कम हो गई। और हमें पता था कि डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S हुआ करता है। डेल्टा जी जो है वो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S हुआ करता है। ये नेगेटिव है, बीच में नेगेटिव है, लास्ट में भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये क्या रहेगा? नेगेटिव। अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो आप मेरे को फटाफट से बता दो कि इसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? टेम्परेचर लो होना चाहिए ना। ठीक, तो फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होना है तो डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन temperature is low. So therefore temperature must be kept low. टेम्परेचर लो होना चाहिए। बोलो बेटे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहली बात तो ये समझ में आई, कंडीशन में हमें टेम्परेचर को लो रखना है। ठीक, और दूसरी बात जो समझ में आएगी, हेल्पर इज अवॉइडेड। गलती से भी हेल्पर नहीं डालने का। हेल्पर is avoided. Now tell me what is helper? Heat, electricity, light, peroxide radical, ये नहीं डालने का। क्यों नहीं डालने का? ठीक, देखो बेटा, अगर मैं इसमें हेल्पर डालता हूं तो रिएक्शन का मैकेनिज्म ही चेंज हो जाता है। हमारे पास अगर मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और बेटे मैं इसमें एडिशन करना चाह रहा हूं HBr की। मैं दो तरीके से करना चाह रहा हूं, या तो ऐसे ही, और या मैं हेल्पर का इस्तेमाल कर रहा हूं। मान लो कोई पेरोक्साइड ले लिया, कोई पेरोक्साइड ले लिया, कोई पेरोक्साइड ले लिया, या कोई हीट डाल दी, या कोई लाइट लगा दिया, या फिर कोई रेडिकल डाल दिया। ऐसे केस में यहां तो हमने एम के रूल एडिशन किया पुत्र, यहां एम के रूल एडिशन किया। ठीक है जी, एम के रूल एडिशन किया और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया CH3 CH, यहां पे Br, यहां CH3। अगर मैंने पेरोक्साइड डाल दिया ना बेटा, रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। इट इज नो लॉन्गर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इट इज फ्री रेडिकल एडिशन। क्या हो जाएगी? फ्री रेडिकल एडिशन। और यहां पे एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं एंटी एम के रूल, या जिसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, और या जिसको हम खाराश इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एंटी एम के रूल या खाराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट, सब कुछ एक ही बात है। अगर तुमसे बोलते हैं खाराश इफेक्ट क्या है, एंटी एम के रूल क्या है, परऑक्साइड इफेक्ट क्या है, ये क्या कहता है?
कहता है ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, यानी इधर तो मैं HBr लिख दूं तो बढ़िया रहेगा, क्यों उसका भी मैं रीजन बताऊंगा आगे। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr इन अनसिमेट्रिकल reagent in the presence of organic peroxide, the negative part of reagent goes to the carbon atom having more number of hydrogens, ठीक है जी। जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, उल्टा NT-MK मतलब MK से उल्टा, तो यहां प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH2Br बना बेटा, ये प्रोडक्ट उल्टा हो गया। पर ये प्रोडक्ट HBr के केस में उल्टा क्यों हुआ, क्या वजह थी, पेरोक्साइड ने ऐसा क्या किया, ठीक, जैसे मैंने बोला पेरोक्साइड इज अवॉइडेड ओवर हियर, अदरवाइज क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगी बेटा, पेरोक्साइड डालने से ये फ्री रेडिकल एडिशन हो जाती है, ठीक। द रिएक्शन चेंजेस टू, ठीक, इसमें रिएक्शन चेंजेस टू फ्री रेडिकल एडिशन, एंड फ्री रेडिकल एडिशन का एकमात्र केस है ये बेटे, फ्री रेडिकल एडिशन। नाउ हाउ कम दिस फ्री रेडिकल एडिशन टुक प्लेस, व्हाट वाज द रीजन, कैसे हुआ, तो चलो फिर हम इसको करते हैं, इसको भी क्योंकि अभी यहां आया है तो इसको खत्म करके चलेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है पर हमारे को पता तो है, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, कंडीशन में, तो कंडीशन को पूरी तरह क्लियर करके चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पेरोक्साइड की वजह से हमारे पास फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे अगर मैंने ऐसा किया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें HBr डाला, और बेटे जी मैंने यहां पे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का यूज कर लिया, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, बेटा पेरोक्साइड जिसमें O से O सिंगल बॉन्ड हो, पेरोक्साइड मतलब जिसमें O से O सिंगल बॉन्ड हो, है ना, O से O सिंगल बॉन्ड, ठीक, ये पेरोक्साइड हो गया। थोड़ी बहुत लाइट भी जला देते हैं भाई, अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, ठीक। अभी प्रोडक्ट कैसे होगा, देखो बेटा ये फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगी, नाउ दिस विल बी फ्री रेडिकल एडिशन, ये फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगी। और ये फ्री रेडिकल एडिशन कैसे होगी, प्लीज सी दिस, ठीक। इसमें क्या होगा हमारे पास कि सबसे पहले ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जो है, ये देख लो थोड़ा सा, बहुत अच्छे समझ में आने वाली चीज है। हमारी केमिस्ट्री का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड जो होता है, दैट इज वन ऑफ द वीकेस्ट बॉन्ड इज पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड इज क्वाइट वीक, क्यों वीक, क्योंकि इसके ऊपर भी लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर, बॉन्ड लेंथ छोटी, आपस में रिपल्शंस ज्यादा, है ना जी। अब जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ते ही ये टूट जाता है भाई, टूटते ही हमारे पास क्या होगा, होमोलिसिस, RCOO फ्री रेडिकल बन जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे शो कर दूं, किसी के पेट में दर्द ना हो, RC डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। इसमें ध्यान देना बेटा, दिस इज अ पेयर, दिस इज ऑल्सो अ पेयर, एंड देयर इज वन अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन, इजंट इट। ये अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, R फ्री रेडिकल, और बाहर निकली कार्बन डाइऑक्साइड, उड़ी उड़ी हो गई। बोलो क्लियर। ये स्टेप कई बुक्स नहीं भी शो करती हैं,
उससे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि बेसिकली हम ये कहते हैं कि इसके बाद ये HBr पे अटैक करेगा, यहां से H को बाहर निकालेगा और Br फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्योंकि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ही नहीं, ये इनिशिएशन है, इसलिए चाहे आप इससे कर दें इससे कर दें, मेरी सेहत पे कोई दर्द नहीं है। क्लियर होगी बात? आप चाहो इधर भी लिख दोगे तो कोई फर्क मेरे को नहीं पड़ेगा, ना ही इस पे कोई क्वेश्चन कभी बनेगा, इसलिए टेंशन की बात नहीं है, ठीक, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप तो है ही नहीं। हाँ, आगे चलते हैं। इस स्टेप को हमने नाम दिया इनिशिएशन। इनिशिएशन, जैसे कि पता है फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप्स में होते हैं, दिस इज इनिशिएशन। दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा फ्री रेडिकल का? प्रोपागेशन। दूसरा स्टेप होता है प्रोपगेशन। अब प्रोपगेशन स्टेप में क्या हुआ करता है बेटा, कि हमारे पास मान लो ऊपर था CH3C, बेटा इस डबल बॉन्ड को बेटा मैं ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दूं, किसी के पेट में दर्द तो नहीं, ठीक, ये बॉन्ड ही तो होता है। अब इस पे अटैक कौन कर रहा है भाई? Br फ्री रेडिकल। अब ये 2 जगह से अटैक कर सकता है कि नहीं भाई? या तो ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो, प्लीज सी द एरो, इट इज सिंगल हेडेड एरो, इजंट इट? हाफ हेडेड एरो का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। गलती से कहीं यहां पे डबल हेडेड बना दिया ना, तो मतलब पेयर इज लॉस्ट, तो पेयर ट्रांसफर होता है। यहां पेयर ट्रांसफर नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। तो हमारे पास इसका बन जाएगा CH3CH फ्री रेडिकल CH2Br। गॉट इट और नॉट? और ये भी तो हो सकता है कि ये जो Br आप अटैक करवा रहे थे, मान लो उसने इसके साथ पेयर अप किया होता। अगर उसने इसके साथ पेयर अप किया होता तो CH3CH यहां पे बन गया होता Br, और यहां CH2 फ्री रेडिकल कैसे बना होता कि नहीं बना होता बेटा? Now this is a secondary free radical and this is a primary free radical. बोलो more stable कौन? Will this be more stable? तो ये more stable है, और more stable है तो ज्यादा आसानी से बनेगा, और फिर ये आगे अटैक करेगा किसके ऊपर? HBr पर। देखो बेटा, एक ब्रोमीन ऑलरेडी लग गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं लगाएगा, नहीं तो उससे अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, तो उसकी जगह वो यहां से क्या लेगा? H। तो उसने H लिया, CH3CH2CH2Br, और Br फ्री रेडिकल फिर से तैयार है अगले अटैक के लिए। बोलो बच्चे, क्या मैकेनिज्म समझ में आया? कोई दिक्कत है इस मैकेनिज्म में? अब लास्ट में हमारे पास कौन सा स्टेप हुआ करता है? टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में कुछ चीजें हैं, जैसे एक तो Br फ्री रेडिकल ज्वाइनिंग टू Br फ्री रेडिकल टू गिव अस ब्रोमीन, और यहां फिर ये जो फ्री रेडिकल बना ये आपस में ज्वाइन कर जाता, ये वाला CH3CH फ्री रेडिकल CH2Br, ऐसे ही एक दूसरे फ्री रेडिकल के साथ ये CH2Br ये आपस में ज्वाइन कर जाते यहां से, तो एक नया स्ट्रक्चर बना देते। बोलो क्लियर और नॉट? समझ में आती है ये बात? ठीक, तो ये तो है ही है। तो ऐसे करके हमारे पास बना ही क्या? NTM के रूल प्रोडक्ट मेजर बना कि नहीं बना? ये माइनर बना कि नहीं बना? मैकेनिज्म ही चेंज हो गया था। बोलो क्लियर? समझ में आया मैकेनिज्म क्यों चेंज हुआ? समझ में आया इसमें NTM के रूल क्यों लगा? इज इट क्लियर और नॉट? किसी बच्चे को किसी तरह का दुख दर्द परेशानी? नो सर। अब देखो बेटा, पर ये जो NTM के रूल है ना, इट इज ओनली फाउंड इन HBr। खाराश इफेक्ट only happens in the addition of HBr in unsymmetrical reagent। ठीक है जी, क्लियर?
वेदांश मैंने आपको बताया बेटा सेकंड डिग्री में दूसरा Br इसलिए नहीं लगा क्योंकि बेटा पहले से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं लेगा। ठीक, ऑलरेडी यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है, तो यहां से दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकर के ये विड्रॉइंग पावर को बढ़ाएगा जिससे स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर? एनी हाउ, खाराश इफेक्ट ओनली हैपेंस इन द एडिशन ऑफ HBr। मतलब ये कि अगर कल को मैंने ऐसे लिखा होता CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने यहां पे HCl की एडिशन दी होती, तो बेटे जी HCl के एडिशन में हमारा जो प्रोडक्ट बनता CH3 CHCl CH3, यानी M के रूल प्रोडक्ट बनता। और अगर मैंने यहां पे पेरोक्साइड भी लगाया होता, इवन देन पेरोक्साइड इफेक्ट मे नॉट हैपन हियर, और यहां पे प्रोडक्ट इज सेम, यानी दोनों साइड M के रूल एडिशन है। HCl में ऐसा नहीं होता है, और तुम्हें जानबूझ के क्वेश्चन देंगे, तुम्हें HCl के एडिशन देंगे, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में देंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे पेरोक्साइड, ताकि बच्चा गलती करे। तुमने नहीं करनी है। ये सिर्फ HBr में होता है, HCl में नहीं होता, HI में नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो बेटा, प्रोपोगेशन स्टेप हमारे पास RDS है, यहां पर रेट डिटरमिनिंग स्टेप प्रोपोगेशन है, पर प्रोपोगेशन में 2 स्टेप्स हैं। पहला अटैक ऑफ Br फ्री रेडिकल, और दूसरा है इसका अटैक ऑन हैलोजन एसिड लाइक HX H जो भी होगा। अब हमारे पास ना स्टेप 2 है और एसिड 4 है। ठीक, एक एसिड है HF, दूसरा है HCl, तीसरा है HBr और चौथा है HI। स्टेप्स हमारे पास 2 हैं, स्टेप 1, स्टेप 2। ठीक है जी। अगर मान लो HF की एडिशन हुई तो पहला अटैक किसका होगा? F फ्री रेडिकल का। अरे वो तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। यहां हम डेल्टा H लिखेंगे उसका, ये डेल्टा H होगा, यहां पर सारा नेगेटिव होगा। डेल्टा H कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बोलो क्लियर? और अगले स्टेप में इस फ्री रेडिकल को HF को तोड़ना है। बेटा HF तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ना, H भी छोटा, F भी छोटा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए आसानी से नहीं टूटेगा। तो नेक्स्ट स्टेप HF के लिए कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। उसका डेल्टा H कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो क्लियर? HCl के केस में भी पहला स्टेप नेगेटिव होगा क्योंकि Cl फ्री रेडिकल अटैक करेगा, और सेकंड स्टेप अगेन से पॉजिटिव होगा क्योंकि HCl तोड़ना होगा, जिसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। क्लियर? उसी तरह से HBr में पहला स्टेप नेगेटिव, लेकिन HBr टूटना भी इजी है यार, है ना, तो अगला भी नेगेटिव होगा, अगला भी नेगेटिव होगा। रही बात अगर HI होगा तो पहले I फ्री रेडिकल अटैक करेगा, भैया उसका बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, है ना, तो उसमें पहले स्टेप में एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? वो नहीं तो टूट जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा यार। पहले एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, नहीं रिएक्ट होगा नहीं तो। समझ में आई मेरी बात? तो भैया यहां पे पहला स्टेप पॉजिटिव हो गया, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? HI टूटना आसान है। अब आप देखिए कि इसमें सिर्फ HBr ये एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों के दोनों स्टेप कैसे हैं? दोनों के दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है। और हमने पिछली इसमें पढ़ा था कि इसमें हमारे पास क्या चाहिए, इस एडिशन में डेल्टा G के लिए डेल्टा H मस्ट बी ग्रेटर देन T डेल्टा S और नॉट। एडिशन चाहे फ्री रेडिकल हो, कोई भी हो, यही रहना है। डेल्टा H ज्यादा होना चाहिए। अब ज्यादा तो तभी हो सकता है अगर वो दोनों ही स्टेप कैसे होते? नेगेटिव। अगर उसमें से एक भी स्टेप पॉजिटिव हो गया, एक भी स्टेप पॉजिटिव हो गया, तो बेटा डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी। नेट डेल्टा H की वैल्यू छोटी तो T डेल्टा S से छोटी, रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। समझ रहे मेरी बात? तो ओनली HBr में दोनों स्टेप नेगेटिव होने की वजह से इसका डेल्टा H इज इनफ टू क्रॉस T डेल्टा S, और तभी ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए सिर्फ NTM के रूल सिर्फ कहां लगता है? HBr में लगता है, HCl में नहीं लगेगा, HF में नहीं लगेगा, HI में बिल्कुल नहीं लगेगा। बोलो समझ में आ गया बेटा?
तो कंडीशन कैसी हो, किस कंडीशन में क्या होगा? पहली बात, टेम्परेचर मस्ट बी लो, और दूसरी बात, आपको कोई भी इसमें क्या नहीं चाहिए, कोई भी हेल्पर नहीं चाहिए, नहीं तो मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, खास करके एचपीआर में। ठीक, एचसीएल में तो चलो फर्क नहीं पड़ा, एचएफ में फर्क नहीं पड़ा, तो हम पंगा ले ही क्यों यार उस चीज का जिसका कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए जनरली हेल्पर का यूज हम नहीं करते। तो यहां बेटा साथ ही साथ मैंने फ्री रेडिकल एडिशन भी करवा दिया बेटा, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो चल ही रहा था। अभी बात आई लास्ट, लास्ट इज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो होता है वो यहां पे कैसा बनेगा? प्रोडक्ट, बेटे प्रोडक्ट में हम हमेशा दो चीजें पढ़ते हैं। हाँ जी, वो दो चीजें क्या होती हैं? केमिकल एस्पेक्ट एंड स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। पहले अपन केमिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। केमिकल एस्पेक्ट, प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट देखते हुए हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है। ठीक, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मान लो मेरे पास CH3O CH डबल बॉन्ड CH2 पे HBr का एडिशन दूं, और दूसरी साइड मैं ऐसा कर दूं कि आपके पास दे दूं NO2 CH डबल बॉन्ड CH2 का HBr में एडिशन दे दूं, बेटा ऑब्वियसली यहां लगेगा आपके पास M के रूल। अब तो आप मॉडिफाइड M के रूल बोलो, क्या बोलो? मॉडिफाइड। हम M के रूल की बात ही नहीं करते, मॉडिफाइड M के रूल, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना है। और यहां पे भी क्या लगेगा? मॉडिफाइड M के रूल, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? वही मार्कोनी रूल टाइप, यानी प्रोडक्ट बनेगा CH3O CH, यहां पे लगेगा Br CH3। क्लियर? जबकि यहां पे हमारे पास क्या होगा? NO2 CH2 CH2 Br, उल्टा लगेगा, एंटी-M के रूल लगेगा। ठीक, क्यों होता है ऐसा? बहुत सिंपल है, कार्बोकेटाइन की क्या देखनी है? स्टेबिलिटी। तो बेटे इसमें H पॉजिटिव का जो अटैक होगा, वो H पॉजिटिव का अटैक कहां पे होगा? इस कार्बन पे होगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, जिससे हमारे पास कार्बोकेटाइन ये बनेगा CH3O CH1 पॉजिटिव CH3, और उसकी वजह से यहां पे क्या होगी बेटा जी? बैक बॉन्डिंग, मेकिंग दिस कटायन मोर स्टेबल। ठीक है ना? स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है जी। वहीं पर अगर मैं यहां पे अटैक करता, तो बेटे अगर ये अटैक यहां होता, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता बेटा जी? क्या बनता? NO2 CH1 पॉजिटिव CH3। दिस इज अनस्टेबल ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, है ना जी? अनस्टेबल ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2, है ना? तो इसमें ऐसे अटैक ना हो के, अटैक कैसे होता है इसमें? इसमें H पॉजिटिव इस कार्बन पे अटैक करता, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आते, तो हमारे पास NO2 यहां बनता, NO2, और यहां पर CH2 CH2 पॉजिटिव। ये थोड़ा इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता, है ना भाई? क्योंकि यहां तो पॉजिटिव कार्बन पे क्या लग गया? NO2, तो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता कि नहीं होता भाई? थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता, और उस वजह से हमारे पास ये HBr से आगे Br नेगेटिव निकालता, और NO2 CH2 CH2 Br ये बनता। यानी प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय
product is governed by modified Markovnikov rule. Modified Markovnikov rule. मार्कोनिकॉफ रूल कभी नहीं लगाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। बोलो क्लियर? दूसरी बात यह है कि यहां फ्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, एंड फ्री कार्बोकेटाइन कहीं पे भी बनता है तो हमेशा क्या होती है? रीअरेंजमेंट्स। तो दूसरी बात केमिकल एस्पेक्ट में यह है, रीअरेंजमेंट्स आर ऑलवेज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट्स आर ऑलवेज पॉसिबल। जहां पे भी पॉसिबिलिटी हो रीअरेंजमेंट की, हम रीअरेंजमेंट जरूर करेंगे। जैसे प्यारे प्यारे से बच्चों, मान लो आपको ऐसा बोल दिया कि CH3C CH3 CH3, यहां CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है जी। बोला इसके ऊपर आप HBr का रिएक्शन करके बताएं कैसे करेंगे। तो क्या आप कोशिश करने की कोशिश करेंगे? है भाई, प्रोडक्ट बताने की कोशिश करेंगे आप? चलो करो ट्राई, हो सकता निकल जाए। जल्दी करो, जल्दी बेटा लोग। सबसे पहले किसका अटैक शो करोगे? कहां अटैक शो करोगे? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां लेके जाओगे तो CH3C CH3, यहां पे भी CH3, यहां CH1 पॉजिटिव और यहां CH3। बोलो ऐसा ही बनेगा कि नहीं? एंड देन व्हाट विल हैपन? मिथाइल शिफ्ट विल हैपन, और मिथाइल शिफ्ट से क्या बनेगा? CH3C CH3 1 पॉजिटिव CH3 CH3, है ना जी? तो मिथाइल शिफ्ट इज देयर, यानी यहां पे रीअरेंजमेंट्स आर ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। सो कहने का मतलब रीअरेंजमेंट हैपेंस। ठीक, तो ये मिथाइल शिफ्ट की है मैंने, और यहां पे CH3C CH3, अब ये HBr से क्या निकालेगा? Br, और यहां पर CH3 CH3। बोलो प्यारे बच्चों, बात भेजे के सेंटर में गई कि नहीं गई? तो ऐसे कहीं पे भी रीअरेंजमेंट होगी तो क्या करेंगे अपन? रीअरेंजमेंट। सो प्रोडक्ट निकालने आ जाएंगे अपने को अब इसमें, किसी भी तरह का प्रोडक्ट होगा कर सकेंगे। तो एक गूगली डालो। चलो ये तो हम कर ही लेंगे, रीअरेंजमेंट तो कर ही लेंगे, है ना। एक स्पेसिफिकली रिएक्शन देता हूं। मैंने कहा इसमें HI डालना है, ठीक। एक सेस में डाला है, प्रोडक्ट बताना है। चलो शाबाश, अच्छे बच्चे। रोते क्यों? सुंदर आके खोते क्यों? याद रखना कि आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, ही नहीं है, बहुत ही कम, उसको मत सोचना। देखो बेटा, ये पेपर में क्वेश्चन बड़ी बार आ गया, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ गया, ठीक। क्या है? CH2I मार्कोनिकॉफ रूल लगा होगा। मैंने बोला आई का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता नहीं, इसलिए इसको सोचना नहीं। तो आपके पास क्या लगेगा? एम के रूल। एम के रूल से यहां पे आई आना चाहिए, यहां पे ये आना चाहिए। बोलो ऐसा ही था? कुछ समय पहले सर ने बताया था विसनल डाइआयोडाइड्स आर नॉट स्टेबल, याद आई कुछ? तो अगर ये विसनल डाइआयोडाइड है, ये यहां से निकल जाएगा, ये स्टेबल है नहीं,
तो CH डबल बॉन्ड CH बन गया। हाँ जी, आयोडीन इज रिलीव्ड आउट ऑफ दिस। पर HI कैसे रखा है आपने? एक्सेस में। अगर एक्सेस में रखा होता यही प्रोडक्ट बना देते आप, ठीक। बट अगर एक्सेस में रखा है, अब HI फर्दर अटैक करेगा, अब मार्कोनिक लगेगा एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3। बोलो क्लियर? बच्चे समझ में आए? ये होगी ना गूगली यहां पर, है ना? अदरवाइज आपने गलत कर देना था ना। आपने यहां तो NTM के रूल लगा देना था यहां पर, I का माइनस आई इफेक्ट सोच करके, और अगर नहीं लगाता तो ये बना देना था। ये याद ही नहीं रहना था कि भैया इसमें ऐसा नहीं होता। हमारे पास विसिनल आयोडाइड्स आर नेवर स्टेबल एवर। बोलो प्यारे बच्चों, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, रीअरेंजमेंट्स कैसे होंगी, ये सब जानते हो। तो इसमें प्रोडक्ट में रीअरेंजमेंट कर सकते हो। केमिकल एस्पेक्ट क्लियर है। अब अगली बात क्या होती है बेटा हमारे पास? स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। बेटा स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो ये कार्बोकेटाइन के थ्रू जा रहा रिएक्शन। कार्बोकेटाइन इज अ प्लेनर स्पीशीज। प्लेनर स्पीशीज का तो अटैक कहीं से भी हो सकता है। तो इफ कायरलिटी इज फॉर्म्ड या कायरल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, you will always get racemic mixtures. If on additions chirality comes into the compound, we get racemic mixtures. ठीक है जी। अगर कायरलिटी, वही बात है कि जहां एडिशन हुई वहां कायरलिटी हो। क्लियर? तो वी गेट racemic mixture बिकॉज intermediate is carbocation which is a planar species, जो एक प्लेनर स्पीशीज है। ठीक है जी, बात समझ में आई? सो अटैक कहीं से भी हो सकता है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा जब कभी भी होगा। एनी डाउट्स अबाउट दिस? बेटे अच्छे से समझ में आता है? कोई दिक्कत? एक ना स्पेशल चीज आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक। टाइम अभी है हमारे पास, ये स्पेशल चीज ध्यान देने की है। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइईन्स का रिएक्शन तुम्हारे साथ मैं शो करना चाह रहा हूं, ठीक। प्रोडक्ट में ही है, इसमें केमिकल और स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट दोनों इकट्ठे बताना चाह रहा हूं, ठीक। इसलिए मैंने लास्ट के लिए छोड़ा है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन, है ना? कॉन्जुगेटेड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड डाइईन है। अब इसमें बेटे जी मैं ना H पॉजिटिव या HBr का रिएक्शन करना चाह रहा हूं, या मैं HCl का रिएक्शन करना चाह रहा हूं, या मैं HI का किसी का भी करूंगा तो ना, तो इसमें पहले अटैक किसका होगा? H पॉजिटिव का। प्लीज सारे बच्चे यहां ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बेटा मैं। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH1 पॉजिटिव CH3। ठीक है जी, क्लियर? बेटे क्या इसमें रिजोनेंस हो सकती है? तो अगर इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ठीक। तो हमारे पास CH2 1 पॉजिटिव
यहां पे CH डबल बॉन्ड CH, यहां CH3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बट बेटा जी ये हमारा सेकेंडरी अलाइल है, सेकेंडरी अलाइल कार्बो कटायन, और ये क्या है? प्राइमरी अलाइल कार्बो कटायन है। ठीक है जी, तो ज्यादा स्टेबल यही होगा ना दोस्तों। इससे प्रोडक्ट जब बनेगा इसमें HBr आया, ठीक, और HBr यहां ऐड हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH यहां पे क्या आया? Br, यहां पे CH3, ठीक। इसमें पहले पार्ट पे H अटैक हो गया, दूसरे पार्ट पे क्या हो गया? Br अटैक हो गया। तो इस पार्ट को मैंने बोला 1-2 एडिशन, क्या बोला? 1-2 एडिशन, ठीक है जी। और इसमें अगर HBr ऐड होता है, इसमें अगर HBr ऐड होता है तो बेटे CH2 के साथ यहां पे क्या लगेगा? Br, CH डबल बॉन्ड CH CH3, पहले कार्बन पे H लगा था और चौथे कार्बन पे क्या लगा? Br, तो बेटे इसको बोला 1-4 एडिशन। इसको क्या बोला? 1-4 एडिशन। तो दो तरह के एडिशन उसके, 1-2 एडिशन एंड 1-4 एडिशन। अब वही क्वेश्चन आएगा सर मेजर का कौन सा? इंटरेस्टिंग बात देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखता हूं, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखता हूं, बोलो इन दोनों में से स्टेबल कौन? सेकेंडरी अलाइल इज मोर स्टेबल देन दिस, दिस विल बी इजीली फॉर्म्ड, दिस विल बी लेस इजीली फॉर्म्ड। यहां एल्कीन बना, बेटा एल्कीन की स्टेबिलिटी जो होती है वो किस बात पे देखी जाती है? हाइपर कॉन्जुगेशन पर, है ना। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल और नॉट, है ना। यहां पे जो एल्कीन बना है उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सिर्फ एक, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां कितने हैं? 2 और 3, 5। तो एल्कीन कौन सा स्टेबल बना भाई? बोलो एल्कीन कौन सा स्टेबल बना? ये बना कि नहीं? मजे की बात ये हुई कि इंटरमीडिएट इसका स्टेबल और प्रोडक्ट इसका स्टेबल। अब हम क्या लिखे भाई? हमारे लिए तो परेशानी हो गई कि हम ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे। देखो बेटा, डेफिनेटली हमारा मेजर प्रोडक्ट यही होना चाहिए क्योंकि हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं ना बेटा। बट उसके लिए हमारे को ये कार्बोकटाइन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनाना पड़ेगा, तो यहां टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बनाया ना, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कार्बोकटाइन बनाया, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कार्बोकटाइन, तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो यहां पे एनर्जी इज गिवन। तो अगर रिएक्शन में टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव हो, अगर रिएक्शन में टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव हो तो बेटा दिस इज मेजर। और अगर रिएक्शन में टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे हो, बिलो 40 डिग्री, बिलो 40 डिग्री, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। यानी बिलो 40 डिग्री आपका प्रोडक्ट क्या होगा? 1-2 एडिशन। अबव 40 डिग्री, अबव 40 डिग्री बेटा ये होगा आपके पास 1-4 एडिशन। तो इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल रह गया कि हमारा एक लेस स्टेबल कार्बोकटाइन को हमने मोर स्टेबल कार्बोकटाइन में चेंज कर सकते थे, वो तो बात है ही है। बट यहां मैंने एक मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में चेंज किया तो एनर्जी दी पहले। क्यों दी? क्योंकि बाद में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा था भाई। ऐसे केस में ये जो हुआ इसको बोलेंगे काइनेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। बेटा काइनेटिकली कंट्रोल मतलब काइनेटिक्स के हिसाब से, काइनेटिक मतलब रेट के हिसाब से, रेट जिसका आसान होना था।
जैसे ये ज्यादा स्टेबल बनना था, ज्यादा जल्दी बनना था, ज्यादा प्रोडक्ट बन जाना था, तो दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ टेम्परेचर चेंज करके हमने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया ना भाई, तो इसको बोलते थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। टेम्परेचर किस में आता है? थर्मोडायनेमिक्स में। तो दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो प्यारे प्यारे से बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें बताने की मैंने यहां कोशिश की है कि 1,4 एडिशन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड मतलब टेम्परेचर दे करके हमने प्रोडक्ट स्टेबल बना लिया, हालांकि उसका इंटरमीडिएट इतना स्टेबल नहीं था। और अगर हमने टेम्परेचर नहीं दिया तो काइनेटिकली, यानी रेट के हिसाब से ज्यादा आसानी से बनना था, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशन में बनता है। तो इसमें बेटा आपको ऐसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसमें HBr की एडिशन कर रहे हो, लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन होगी अंडर काइनेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस, और हाई टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन होगी अंडर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस। सो दिस इज इट। बोलो समझ में आया? अब बेटे मैंने आपको सारी प्रेपरेशन अल्काइल हैलाइड की करवा दी है, सिवाय 2 रिएक्शंस के, जो अगली बार मैं डिस्कस कर दूंगा, तुम्हारा खत्म कर दूंगा। ये वो 2 रिएक्शन है बेटा, एक है बोरोडिन हुंस-डीकर रिएक्शन और एक उसके साथ ही होता है। ये 2 रिएक्शन छोड़ के मैंने बाकी सारे रिएक्शन तुम्हें करवा दिए प्रेपरेशन के। किसके? प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन पूरी पढ़ के आना अल्काइल हैलाइड की अगली बार, ठीक? अपनी जो भी हेल्पिंग बुक आप यूज करते हैं, प्रदीप, दिनेश या एनसीईआरटी, वट एवर यू यूज, सारी प्रेपरेशंस पढ़ करके आना। उसमें जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेना, ठीक? सिवाय बोरोडिन हुंस-डीकर रिएक्शन और सिमोनिन रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन मैंने करवाने हैं। और कोई देख लूंगा, अगर कोई एक आधा बचा हो तुम बता देना कि सर ये नहीं हुआ, वो मैं करवा दूंगा, ताकि खत्म। प्रॉपर्टीज 90% कर चुका हूं अल्काइल हैलाइड की, सिर्फ एलिमिनेशन। तो अगले वाला टॉपिक हमारा अगले दिन का है ही क्या? एलिमिनेशंस। सो अगले दिन का टॉपिक हमारा क्या होगा? एलिमिनेशंस। जैसे एलिमिनेशन खत्म, अल्काइल हैलाइड खत्म, ठीक? और फिर हमारे पास आएगा एराइल हैलाइड्स, ESR, ठीक? वहां पे ESR, SNAR1, SNAR2, ये 2 बताने हैं, बस खत्म, फिर ये चैप्टर फिनिश, ठीक? आपको 15 नवंबर तक का टाइम दिया है मैंने सिलेबस का, मैं उससे पहले खत्म करूंगा। आई विल ट्राई कि मैं उससे पहले खत्म करूं, बट 15 नवंबर एट द वेरी लेट, जो लेट से लेट, जो आपका +2 का सिलेबस है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक? जो आपका कॉम्पिटिशन्स का है वो तो चलो, जो P ब्लॉक है वो मैं बाद में भी करवा दूंगा, ठीक? वो कोई दिक्कत नहीं, पर +2 वाला मैं आपका 15 नवंबर से पहले पहले खत्म करवा दूंगा, ताकि आपके इनफ टाइम हो, आप रिवाइज कर सके +2 भी, और इनफ टाइम हो आप कंपटीशन की तैयारी भी कर सके, क्योंकि उसका +1 एक्सक्लूसिवली हम दोबारा से पढ़ेंगे। बट अभी आपको शेड्यूल मिला होगा कुछ रिवीजन का, ठीक? वो सारा शेड्यूल वैसे ही यूज करेंगे। आपको मैं हफ्ते का एक चैप्टर दिया करूंगा, अगली बार बताऊंगा मैं आपको, ठीक? उसका जितने आपके पुराने टेस्ट हो चुके जो आपने +1 में दिए थे, सारे वही करने, कुछ नया नहीं करना, कोई नई चीज नहीं करनी। पुराने टेस्ट, पुरानी असाइनमेंट्स, कोई नई चीज नहीं करनी, नथिंग न्यू। ना मैं न्यू कुछ करवाऊंगा तुम्हें, वही करो बस, ठीक? और सैटरडे वाले दिन मैं 20-25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया करूंगा उस टॉपिक को खत्म करने के लिए, ताकि आपको सारा ओवरव्यू उस टॉपिक का मिल जाए, और फिर उसके हिसाब से टेस्टिंग वेस्टिंग चलती रहेगी। अपन कोशिश करते हैं नवंबर तक आपका +1 +2 दोनों खत्म करते हैं, ताकि जनवरी में जिन जिन का मेंस है वो अच्छे से दे सकें, ठीक? चलिए, थैंक्स लॉट।